नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, हमने पिछला लेसन कंप्लीट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की हम चर्चा कर रहे थे और पहला जो लेसन हमने लिया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, जिसका कि हमने पिछले लेसन में हमने इसको कंप्लीट किया। और मैंने आपसे चर्चा में कहा था कि हम जो है इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बन सकेंगे उतने हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो आज उसी सीरीज़ में मैं आपके समक्ष क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लगभग 25 क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप देखना कि कितने आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 25 में से 20 या 21 क्वेश्चन अगर आप सोल्व अच्छी प्रकार से करते हैं तो आपकी अच्छी पोजीशन, अच्छी आपकी सिचुएशन है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी मित्रों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चर्चा। और पहला ही क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है मित्रों कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने कब आई। मित्रों, जब मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला जब वीडियो डाला था तो उसमें पहले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। केवल उसका एक मंतव्य, केवल एक ही उसका पर्पज़ था, केवल और केवल क्या कि बिजनेस का काम। लेकिन आगे जाकर के फिर उसने सन 1858 तक, जब तक कि भारत की 1857 की क्रांति नहीं हुई, तब तक उसने जो है मित्रों भारत में कंपनी के माध्यम से प्रशासन भी किया, राज भी किया। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में व्यापार करने कब आई थी। सन 1600 में आई या 1700 में आई या 1665 में या 1765 में। ठीक है, तो इसकी बात की मैंने आपसे क्लियरली चर्चा की थी कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उसको व्यापार करने के, बिजनेस करने के उसको हमने राइट्स प्रदान किए थे। क्लियर है? आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मित्रों कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। अब इलाहाबाद की संधि क्या थी, इसके बारे में मैंने आपके साथ स्पष्ट रूप से चर्चा की थी कि जब भारत में जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो 1764 में बक्सर के युद्ध होने के बाद इलाहाबाद की संधियाँ हुई 1765 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक रहा। मित्रों, अभी मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी, अगर आपने गौर से सुना होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक रहा था, तो आप इसका आंसर सही दे देंगे। क्लियर? देखो क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन था वो कब तक रहा। पहला 1773 से 1947 तक, दूसरा कहता है 1773 से 1858 तक, तीसरा कहता है 1858 से 1947 तक, या फिर 1784 से 1947 तक। अब देखिए मित्रों, इसकी अगर हम चर्चा करें तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्लियर? और 1947 में भारत आज़ाद हो गया। दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें 1773 से 1858 तक की अगर हम चर्चा करें मित्रों, तो 1773 में पहला जब रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1858 में जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसको कि हमने भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहते हैं, 1858 के भारत शासन अधिनियम को। तो उसमें क्या हुआ कि 1857 में जब मित्रों भारत में 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति जब हुई, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके बाद ब्रिटिश ताज को ये लगा, मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ब्रिटिश ताज को जब ये लगने लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में प्रशासन चलाने में, भारत में अपनी दबदबा बनाए रखने में विफल साबित हो रही है, तब जाकर के मित्रों 1858 के एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ताज शासन करने लग जाएगा। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था 1773 से 1858 तक। इस बात की आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में इसका आंसर होगा बी। क्लियर?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इजी क्वेश्चन है, और मैंने जब जब आपके साथ डिस्कस किया था, जितने भी एक्ट आपके साथ डिस्कस किए, तब मैंने आपको विशेष रूप से बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात की मैंने आपके साथ वहाँ पर डिटेल से चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना ही रहती है। तो देखो वही क्वेश्चन बन रहे हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, अब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की अगर हम चर्चा करें, ऑप्शन कहता है वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। देखिए यहाँ चारों ऑप्शन की मैं आपसे चर्चा कर दूं। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय, ठीक है, 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो उसके माध्यम से हमने वाइसराय का पद लाया, और पहले जो वाइसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से मित्रों हमने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया था। और इसका आंसर जो होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स, कि बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया गया, यानी कौन से अधिनियम में हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। पहला कहता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, दूसरा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, तीसरा 1833 के चार्टर एक्ट में, या चौथा 1858 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा मित्रों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। क्लियर है। पहला जो एक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस में लिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। इस पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ चर्चा की। 1780 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, और 1833 के चार्टर अधिनियम में, 1858 के भारत शासन अधिनियम में, इन सभी की मैंने आपके साथ डिटेल से चर्चा की थी। मित्रों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों आपको वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि सभी लोगों में ये क्वेश्चन पहुँचेंगे। एकदम एग्जाम के लेवल के मित्रों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन कहता है इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों को अलग अलग कर दिया। दूसरा कहता है निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड के नाम से इसने 2 निकायों का गठन किया, 2 बॉडीज इसने बनाई। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि इस एक्ट में हमने क्या किया कि पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा। और चौथा कहता है गवर्नर क्षेत्र या राजस्व संबंधी जितनी भी पावर्स थी वो हमने ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपके समक्ष रखे हैं। अब देखो इसकी अगर अब आंसर की चर्चा करें, हमसे गलत ऑप्शन पूछ रहा है। अब देखिए पूरे एक्ट की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए पहला इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों को अलग किया, बिल्कुल सही है। राजनीतिक काम और वाणिज्यिक काम इन दोनों को हमने अलग अलग किया था। राजनीतिक कामों के लिए हमने नियंत्रण बोर्ड, और वाणिज्यिक कामों को हमने निदेशक मंडल, ये 2 बॉडीज हमने बनाई थी। इसने निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड के नाम से 2 अलग अलग निकायों का गठन किया, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों मैंने आपके साथ चर्चा की कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल ये 2 बॉडीज हमने बनाई। तीसरी ये कहता है इस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा, बिल्कुल सही बात है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी मैंने आपके साथ डिटेल से वहाँ पर चर्चा की थी मित्रों। एकदम फोकस के साथ मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हमने इसको कहा था। और चौथे ऑप्शन की चर्चा करें कि इसने गवर्नरों क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जितनी भी पावर्स थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। तो ये मित्रों ये ऑप्शन गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। क्योंकि गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियां जो थी, पावर्स जो थी, हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से प्रदान की थी। कब, किसको? ब्रिटिश राजशाही को, ब्रिटिश ताज को। जब ब्रिटिश ताज 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से उसने राज करना स्टार्ट किया, तो हमने सारी शक्तियां फिर ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था, जो उसकी शक्तियां थी, वो हमने सारी छीन ली थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक निकाय बनकर रह गई थी। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अच्छी प्रकार से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मित्रों,
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया? यानी अब बंगाल का गवर्नर जो है, उस गवर्नर जनरल को हमने भारत का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के माध्यम से बनाया था? तो कह रहा है 1773 के एक्ट के माध्यम से, या ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से, या 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, या फिर हमने बनाया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आंसर की मित्रों चर्चा करें तो आंसर देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या किया था? बंगाल के गवर्नर को हमने बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, जबकि यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्लियर। 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 1833 के चार्टर अधिनियम की अगर हम चर्चा करें तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको हमने भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से बनाया था, और इसका आंसर जो होगा मित्रों वो सी होगा। क्लियर। 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से हमने वाइसराय का पद लाया। चारों ऑप्शंस की मैंने आपके साथ डिटेल से चर्चा की। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सबसे पहले क्या मित्रों, भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ और कब एस्टेब्लिश किया गया? यानी भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हमने कब किया? इस बात की मैंने आपके साथ लेक्चर्स में भी चर्चा की, आज मैं फिर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। और कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है स्थापित कहाँ पे किया गया था और कौन से सन में किया गया था? तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है, बम्बई में 1774 में, कलकत्ता में 1773 में, बम्बई में 1773 में, या कलकत्ता में 1774 में। क्लियर है, क्लोज ऑप्शन है। एग्जाम के लेवल के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपके समक्ष मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप इसका आंसर सही प्रकार से अच्छे मैनर में दे रहे हैं। ऑप्शन की चर्चा अगर हमने के और आंसर की अगर हम मित्रों चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में यदि हम देखें तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब मैंने आपके साथ डिस्कस में लिया था तब मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि सन 1774 में हमने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1774 में कलकत्ता में हमने पहले सुप्रीम कोर्ट का हमने स्थापना वहाँ की थी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या कहता है? कहता है कि ईसाई मिशनरियों को, यानी ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए जो मिशनरियाँ, जो मंडलियाँ आती है, उनको भारत में प्रचार करने की अनुमति कौन से एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? ये भी मित्रों एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इसी माध्यम से पहली बार हमारे देश में शुरू हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ। तो 1813 के चार्टर एक्ट में, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो कौन से एक्ट के माध्यम से हमने मित्रों ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति, परमिशन हमने प्रदान की थी? तो इसका आंसर की हम अगर चर्चा करें तो इसका आंसर जो है मित्रों वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या? 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से मित्रों हमने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति प्रदान की थी। और इसके अन्य प्रावधानों की चर्चा करें तो मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा व्यवस्था जो है, उस शिक्षा व्यवस्था पर कंपनी को हमने 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने की हमने उस पर पाबंदी लगाई थी। साथ ही साथ मित्रों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने केवल और केवल चाय और चीन के साथ ही व्यापार, हमने उसका पाबंद किया था कि आप चाय और चीन के साथ ही व्यापार कर सकते हैं, और सभी पर हमने उसका व्यापार का प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये उसके अन्य प्रावधानों की चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें मित्रों तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो सुने, किस एक्ट के माध्यम से पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? यानी भारत की जो केंद्रीय विधान परिषद है, उस विधान परिषद में हमने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमने, यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन हमने किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया था कि केंद्रीय विधान परिषद में भारत के स्वयं के, यानी भारत के जो लोग हैं वो उसमें शामिल हो सकें? तो ऑप्शन की चर्चा करें 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, या फिर 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यानी कौन से एक्ट के द्वारा हमने केंद्रीय विधान परिषद में लोकल रिप्रेजेंटेशन का हमने प्रारंभ किया था? अगर आंसर की मित्रों चर्चा करें तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मित्रों 1853 का चार्टर अधिनियम। इसकी मैंने आपके साथ डिटेल वाइज लेक्चर में 1853 के चार्टर अधिनियम में आपके साथ चर्चा की थी। आई होप कि आपको इसके आंसर पता होंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। एक अच्छी लेवल का मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। देखो क्या कहता है, निम्न में से कौन से कथन सही है, यानी हमें सही कथन इसमें ढूंढने हैं। पहला क्या कहता है, 1858 के अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। दूसरा कहता है 1858 के अधिनियम के माध्यम से राजस्व संबंधी शक्तियां हमने ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित की। ऑप्शन सी कहता है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी हम कहते हैं। चार ऑप्शन हमारे समक्ष रखे हैं, इनमें से हमें सही कथन ढूंढने हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस की मैं आपके साथ डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन 1858 के अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसकी मैंने आपके साथ डिटेल वाइज चर्चा की थी। दूसरी, राजस्व संबंधी शक्तियाँ हमने 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित की। अभी अभी इसी लेक्चर में मैंने आपके साथ चर्चा की कि 1858 के एक्ट के द्वारा जब ब्रिटिश ताज ने शासन करना स्टार्ट किया तो राजस्व संबंधी शक्तियाँ और गवर्नरों क्षेत्रों संबंधी सारी शक्तियाँ हमने ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी थी, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तीसरा, लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कहता है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं, बिल्कुल सही है कि 1909 के अधिनियम के माध्यम से, यानी 1909 का जब पार्लियामेंट सुधार आया तो उस एक्ट के माध्यम से हमने सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रणाली लॉर्ड मिंटो ने शुरुआत की थी कि मुस्लिमों का चुनाव जो मुस्लिम करेंगे वो कौन करेंगे, केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही करेंगे। तो यही प्रावधान को हम सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं और इसी कारण से मित्रों हमने लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा था। तो सही कथन हमें ढूंढना है, ठीक है। और सही कथन में देखिए चारों ही हमारे यहाँ पे सारे कथन सही हैं, तो इसके आंसर जो होंगे वो मित्रों आंसर जो होगा वो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ABCD चारों इसके ऑप्शन सही है। क्लियर है? आई होप कि आपको एक क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ में आया। मित्रों अगर आपके समक्ष यदि आप पूरे क्वेश्चन का आंसर सही प्रकार से नहीं दे रहे हैं तो आपको ज़रूरत है मित्रों मेरे लेक्चर्स को वापस सुनने की, एक एक प्रावधान की, एक एक शब्द की, एक एक एक्ट की मैंने डिटेल से वहाँ पर चर्चा की थी। शायद ही ऐसे आपके समक्ष कोई चर्चा करता हो एक एक प्रावधान की। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इन लेक्चर्स को सुन लीजिए, आपको पूरी इंडियन पॉलिटी आपके जो है अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत की बुक है जो एक अच्छी लेवल की बुक है। और इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हों उनमें जितनी भी पॉलिटी, ठीक है, जितनी भी पॉलिटी उसमें पूछी जाती है एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में, और सारी पॉलिटी उस बुक में सम्मिलित की हुई है। और उसी बुक को मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भारत में ब्रिटिश ताज के शासन का कार्यकाल कौन सा है, यानी ब्रिटिश ताज ने भारत में शासन किया कितने वर्षों तक किया, उसका कौन सा कालखंड रहा है, ठीक है। ऑप्शन कहता है ए 1773 से 1947 तक, या 1858 से 1947 तक किया, या 1773 से 1858 तक, या फिर उसने 1857 से 1947 तक। देखिए 1773 से 1858 तक किसने शासन किया, पहले ही क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की थी, कंपनी ने किया, ठीक है। 1773 से 1947 तक अगर हम चर्चा करें तो इसमें कंपनी प्लस ब्रिटिश ताज ये दोनों इसमें शामिल हो गए। 1858 से 1947 तक की अगर हम चर्चा करें मित्रों तो इस कालखंड में शासन किया किसने, ब्रिटिश ताज ने। और ये कोई 1857 से 1947 तक किसी कालखंड में शामिल नहीं होता। तो इसका आंसर जो होगा मित्रों 12वें नंबर का यानी 12 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1858 से 1947। क्लियर है? यानी 1773 से 1858 तक कंपनी ने शासन किया और 1858 से 1947 तक मित्रों ब्रिटिश ताज ने शासन किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है मित्रों 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। यानी 1858 का भारत शासन जो अधिनियम है उस एक्ट के बारे में कुछ हमें यहाँ पे कथन, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। और क्या हमें ढूंढना है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। यानी पहले हमें ये देखना है कि हमें सही कथन ढूंढना है या गलत कथन, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे सोल्व करे जाते हैं, देखिए उसी मैनर में अगर मैं आपके साथ चर्चा करूँ। देखिए मैं अगर देखूँ क्वेश्चन मैंने देखा
हाँ, क्या कहता है क्वेश्चन, प्रश्न तेरा ये कहता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, ऐसा मैंने देख लिया। अब मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि हमें क्या देखना है, मुझे क्या देखना है, सही कथन देखना है गलत। तो मैं ये देखूंगा कि उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी मुझे ये देखना है कि सही कथन, यानी सही ऐसा कथन जो सही नहीं है उसको हमें देखना है। डायरेक्ट ऑप्शंस के माध्यम से देखियो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब 1858 का अधिनियम है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे महाराणा विक्टोरिया के अधीन चला गया। बिल्कुल सही है, यानी हमें गलत कथन ढूंढना है, ये तो कथन सही है, ये तो हमारे इसमें शामिल नहीं होगा, यानी इसको हम क्रॉस कर देते हैं। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी से स्थानांतरित कर दिया गया। 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को हमने वायसराय की पदवी से प्रतिस्थापित कर दिया, यह कथन भी बिल्कुल सही है, यानी सही कथन है और हमें गलत ढूंढना है, तो इसको भी हमने क्रॉस लगा दिया। तीसरा, इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। बिल्कुल सही बात है, यानी ये कथन भी सही है और ये भी इस आंसर में शामिल नहीं होगा, हमें गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, और चौथे की हम चर्चा करें तो इस अधिनियम में एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी हमने गठन किया, यानी ये ऑप्शन भी सही है। यानी मित्रों हमें सही यानी गलत कथन हमें ढूंढना है, तो इसमें से ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो गलत हो, यानी सारे कथन सही हैं। तो इसके ऑप्शन में अगर हम देखें, ऑप्शन देखो क्या कहता है, क्या 1 2 3 गलत हैं, क्या 2 3 4 गलत हैं, या केवल 3 प्रश्न गलत हैं, या उपरोक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका आंसर होगा कि इसमें से सारे कथन जो हैं वो सही है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन एग्जाम्स में सॉल्व करने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और प्रश्न नंबर 14 देखो क्या कहता है, कहता है 1909 के भारत शासन अधिनियम को और अन्य किसी नाम से जाना जाता है। जब लेक्चर्स की मैंने चर्चा की थी 1909 के अधिनियम की, भारत शासन अधिनियम 1909 की, तब भी मैंने आपको मित्रों इस बात की चर्चा की थी, और 1919 के एक्ट में भी मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि इनके जो है कुछ नाम, स्पेशली इनको नाम से जाना जाता है, और उन नामों को मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स में इसको नामों के माध्यम से भी पूछा जाता है। तो यही माध्यम से, इसी माध्यम से मैंने आपके समक्ष यहाँ पे क्वेश्चन रखा है कि 1909 के अधिनियम को हमने और अन्य किस नाम से जानते हैं। कहता है कि मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, या मार्लियामेंटो सुधार के नाम से, या भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहते हैं, या उपरोक्त सभी। देखिए अब मैं ऑप्शन की चर्चा करता हूँ। मार्लियामेंटो सुधार हमने किसको कहा था, 1919 के भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, मार्लियामेंटो सुधार हमने किसको कहा था, 1909 के भारत शासन अधिनियम को। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम हमने किसको कहा, 1858 के भारत शासन अधिनियम को। क्लियर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मित्रों मार्लियामेंटो सुधार, यानी 14 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्लियर। आई होप कि आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। वीडियो मित्रों अगर अच्छी लगे, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बिल्कुल मित्रों जरूर करें, और चैनल को मित्रों आपने जरूर से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल जो है उसके ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय की हम चर्चा करें, इसकी मैंने आपके समक्ष इसी लेक्चर में अभी कुछ समय पहले मैंने आपके समक्ष चर्चा भी की थी कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। ठीक है, और इसके डायरेक्ट आंसर की हम अगर चर्चा करें तो वो हमारे जो होंगे वो होंगे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम मेंटिक जो है भारत के, यानी माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम मेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और वारेन हेस्टिंग्स को हमने बनाया था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के प्रथम वायसराय बने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। यानी वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद जो थी, यानी जो काउंसिल जो थी, उस काउंसिल में पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे। क्या सच्चिदानंद सिन्हा बने, या सत्येंद्र प्रताप सिन्हा बने, या भीमराव अंबेडकर जी बने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन की हम चर्चा करें मित्रों कि देखिए भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हमने बनाया, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की हम अगर मित्रों चर्चा करें तो 1909 का जब मार्लियामेंटो सुधार आया तो 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के अंदर मित्रों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को हमने वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में हमने चुना था। तो इसका आंसर जो होगा मित्रों 16 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें। एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन आपके समक्ष फिर से उपस्थित।
भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल पहले ही वापस आ गया कि सही नहीं, यानी गलत कथन हमें ढूंढना है। डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से देखो आंसर हम सोल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। क्लियर? यह कथन सही है। अधिनियम में इस एक्ट में प्रांतीय विषयों को हमने 2 भागों हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा। बिल्कुल सही है यह कथन भी। तीसरा कथन इसके माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हमने की, यह भी कथन सही है। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है? इस एक्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ये मित्रों कथन गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से की थी। इस बात की मैंने आपके समक्ष चर्चा भी की थी। क्लियर? जब मैंने आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम बताया, जब डिस्कस किया था। नेक्स्ट ऑप्शन, इस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान की। बिल्कुल गलत है ये भी, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही हमने अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी थी। और मैंने आपको इस बात की भी चर्चा की थी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को डालने के बाद कुछ विषय ऐसे बच गए कि जिनको पावर्स, जिन पर कानून बनाने का अधिकार हमने वायसराय को दिया था। तो हमें गलत कथन यहाँ पे ढूंढने थे। और गलत कथन हमारे कौन कौन से आए मित्रों? एक तो डी और एक ई, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत हैं। तो इसके आंसर की हम चर्चा करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा 17 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 यानी डी और ई हमारे इसमें गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। और मित्रों मैं आपको फिर बता दूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हाई लेवल के, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, सारे मैंने 25 क्वेश्चन में आपको पूरे एक्ट का, पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मैंने यहाँ पे सार समेट दिया है। ठीक है? लेकिन मित्रों ये क्वेश्चन आपको जब भी समझ में आएंगे जब आप पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? अगर जितने भी व्यूअर्स ने उस एक्ट के उस वीडियोज़ को नहीं देखा मित्रों, ध्यानपूर्वक आप देखना, डिटेल वाइज मैंने आपके समक्ष वहाँ पे डिस्कशन किया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन मित्रों कहता है किस एक्ट के माध्यम से भारत में 2 सदनीय व्यवस्था, यानी हमने राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया। यानी मित्रों आज जो हम लोकसभा, ठीक है, आज हम लोकसभा और राज्यसभा जो 2 सदन हम देखते हैं, उन 2 सदनों को हमने कौन से एक्ट के माध्यम से बनाया था? क्या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा? क्लियर? अब देखो अगर हम आंसर की चर्चा करें तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, सन 47 के में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। और अगर हम चर्चा करें भारत शासन अधिनियम 1919 की, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में मित्रों हमने 2 सदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का हमने गठन कर दिया था। क्लियर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है केंद्र में द्विवेदी शासन प्रणाली का शुभारंभ और प्रांतों में द्विवेदी शासन व्यवस्था की समाप्ति कौन से एक्ट के द्वारा की गई? इसकी भी मैंने आपके समक्ष डिटेल से चर्चा की थी मित्रों। तो ऑप्शन की चर्चा करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है? आंसर की मित्रों चर्चा करते हैं। सन 47 के एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, 1909 के में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से हमने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। लेकिन अगर हम मित्रों अब भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने मित्रों प्रांतों में द्विवेदी शासन प्रणाली का हमने अंत कर दिया था, लेकिन केंद्र में हमने द्विवेदी शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? और अगर हम इस बात की चर्चा करें कि प्रांतों में द्विवेदी शासन प्रणाली कब शुरू की गई, तो 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आया तो उसमें हमने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में, और इस प्रकार से हमने द्विवेदी शासन प्रणाली का शुभारंभ किया था। क्लियर? तो इस बात की मैंने आपके समक्ष यहाँ पे चर्चा की। नेक्स्ट मित्रों चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 20 की। देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए हमने आरबीआई की स्थापना कब की, यानी कौन से एक्ट के माध्यम से आरबीआई की हमने स्थापना की थी? ऑप्शन ए कहता है 1858 के भारत शासन अधिनियम में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में,
ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमने क्या आरबीआई की स्थापना की। अब देखिए मित्रों, आंसर की चर्चा करें। सन 47 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, 1858 के एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, और यदि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हम चर्चा करें तो उसमें भी हमने आरबीआई की स्थापना नहीं की। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में हमने आरबीआई की स्थापना की थी। इस एक्ट के द्वारा देश पे हमने मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की हमने स्थापना की, और आरबीआई एक्ट के माध्यम से फिर हमने बाद में आरबीआई एक्ट लाया और उसके माध्यम से हमने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करें कि वाइस राय और भारत सचिव का पद हमने कब समाप्त किया। मित्रों, जब लेक्चर में वीडियो में मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी 1858 के भारत शासन अधिनियम की पिछले लेक्चर्स में, तब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि 1858 में हमने दो पोस्टें लाई थी। कौन कौन सी? एक तो लाई थी वाइस राय की और दूसरी लाई थी भारत सचिव की। फिर मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि 1947 का जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उसमें हमने दो पोस्टें, कौन कौन सी? वाइस राय, जो दो पोस्टें हमने वाइस राय और भारत सचिव की जो लाई थी 1858 में लाई, और 1947 के एक्ट में हमने इन दोनों पोस्टों को समाप्त कर दिया था। और यही हमसे पूछ रहा है कि वाइस राय और भारत सचिव का पद हमने कब समाप्त किया। क्या 1858 के एक्ट में? बिल्कुल गलत है। क्या 1919 के एक्ट में? बिल्कुल गलत है। या पार्लियामेंट सुधार 1909 में? या बिल्कुल गलत है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1947 के एक्ट के द्वारा हमने, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमने भारत सचिव और वाइस राय का पद हमारे देश से समाप्त कर दिया था, और इसी एक्ट के माध्यम से फिर हमने भारत में गवर्नर जनरल बनाया था। ठीक है। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के जो बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। क्लियर। आई होप कि आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें मित्रों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अभी मैंने आपके समक्ष चर्चा की। डायरेक्ट आंसर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और इन सभी की मैंने आपके समक्ष अभी 2-3 बार तो मैं आपके समक्ष चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई। यानी मित्रों, सिविल सेवा यानी सिविल सर्विसेज के संबंध में मैकाले समिति की हमने कब नियुक्ति की, कब हमने उसका अपॉइंटमेंट किया। क्या 1853 में, 1854 में, 1855 में या 1856 में? तो इसका आंसर जो होगा मित्रों 1854 में हमने मैकाले समिति बनाई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम्स में इसी माध्यम से पूछे जाते हैं। अगर इन गवर्नर जनरल और वाइस राय में से अगर क्वेश्चन बने तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस प्रकार से मित्रों बनता है। मिलान में करना है। वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, ये चार ऐसे मित्रों व्यक्ति हैं कि ये चार मित्रों ऐसे व्यक्ति हैं कि जब ये व्यक्ति आए तो एक अलग पोस्ट के साथ आए। यानी ये जब व्यक्ति बने थे तो पहली बार ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार नई पोस्ट पर ये चुने गए थे। यानी इनके समय एक अलग से हमने नई पोस्ट बनाई थी। तो हमें मिलान करना है। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो थे मित्रों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। यानी एक में बे होगा। क्लियर। विलियम बेंटिक की हम चर्चा करें मित्रों, ये थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वाइस राय थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। यानी मित्रों इसका आंसर जो होगा, उसके आंसर की चर्चा करें मित्रों तो इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि पहले में बे, दूसरे में से, तीसरे में ए और चौथे में द। एक बार मैं आपके समक्ष फिर से इसकी चर्चा करूँ। देखो ध्यान से सुनना। पहले में अगर बे की चर्चा करें तो पहले में बे, दूसरे में मित्रों से, तीसरे में ए और चौथे में द। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका ए आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। और अगर आप लिखना चाहें इस क्वेश्चन को तो लिख भी सकते हैं क्योंकि एक अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कहता है कि किस युद्ध के फलस्वरूप इलाहाबाद की संधियाँ संपन्न हुई थी। मित्रों अभी कुछ समय पहले मैंने आपके समक्ष इस बात की चर्चा की थी
कि इलाहाबाद की संधियाँ कौन से युद्ध के माध्यम से हुई थी। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखिए, प्लासी का युद्ध या बांडीवास का युद्ध या बक्सर का या पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें मराठा ने यानी मराठा शक्ति की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति की कमर तोड़ दी। क्लियर। तो इसका ये तो आंसर नहीं है। बक्सर का युद्ध। तीसरा बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों में मध्य हुआ और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दी। प्लासी का युद्ध हुआ मित्रों 1757 में और इसके माध्यम से किसी प्रकार से कोई संधि नहीं हुई। और इसका जो आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बक्सर का युद्ध जब 1764 में हुआ, यानी 22 अक्टूबर 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध जब संपन्न हुआ ना मित्रों, तो बक्सर का युद्ध समाप्ति इस संधि के माध्यम से हुआ था कि इलाहाबाद की संधियाँ होती है, और इलाहाबाद की संधियाँ 1765 में हुई। पहले क्वेश्चन में मैंने आपके समक्ष चर्चा भी की थी। और इस इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से बक्सर का युद्ध जो है वो कंप्लीट हो गया था। और इसी युद्ध के माध्यम से जब इलाहाबाद की संधियाँ हुई 1765 में, तो जो कंपनी जो थी उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों के दीवानी के अधिकार उसने प्राप्त कर लिए थे 1765 में। ठीक है। लेक्चर्स में यानी पहली वीडियो में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपके समक्ष इस बात की चर्चा भी की थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा? ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट किए? यदि आपने मित्रों 25 क्वेश्चन में से 20 से लेकर के 22 या 23 क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे प्रकार से किए हैं बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन अच्छी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चैप्टर में, और आपसे कोई भी किसी प्रकार के क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। क्लियर। तो डिटेल से मैंने आपके समक्ष मित्रों आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की। ठीक है। अगर वीडियो मित्रों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपको शेयर करना है। चैनल को मित्रों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। लाइक शेयर करना, नोटिफिकेशन बेल के आपको ऑल के बटन पर क्लिक करना है, ताकि मैं जितनी भी वीडियो आएगी यूट्यूब पर आप उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो ये मित्रों आज हमारा लेक्चर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कंप्लीट हुआ। पूरा लेक्चर, पूरा जो टॉपिक था वो मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया। उसके क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष रखे हैं। इसमें से जितने क्वेश्चन मित्रों बनते हैं वो मैंने आपके समक्ष बनाए हैं। ठीक है। अगर आप मित्रों इस वीडियो को यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चैप्टर की वीडियो पूरी और इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है, और आपको कहीं भी किसी प्रकार से मित्रों भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कितने क्वेश्चन आपने मित्रों अटेम्प्ट किए। ठीक है। यदि आपका कोई सजेशन है तो वह आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मित्रों, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर की यानी नेक्स्ट लेसन की हम चर्चा करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होगा। और जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, उस एम लक्ष्मीकांत का दूसरा नंबर का जो हमारा वो लेसन होगा। क्लियर है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो अब मिलेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।